दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार अपने छात्रों को फ्री लैपटॉप दे रही है। जहां बिहार में फ्री लैपटॉप योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत उन्हीं लोगों को लैपटॉप दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से अपना निजी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जहां अगर आप भी लैपटॉप लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। योजना के तहत बिहार राज्य में सबसे कुशल युवा ट्रेनिंग में भाग लेने वाले छात्र और छात्राओं को उनकी ट्रेनिंग की अवधि पूरी होने के बाद फ्री में मुफ्त में लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। योजना को शुरू करने का उद्देश्य गरीब बच्चों को लैपटॉप देना है। जी हां, लैपटॉप से वह अपनी ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई पूरी करके आत्मनिर्भर बन पाएंगे। लैपटॉप प्राप्त करने के लिए युवा को 10वीं और 12वीं पास होना बहुत जरूरी है और बिहार राज्य मूल निवासी युवाओं को ही लैपटॉप मिलेगा। लैपटॉप उन्हीं को मिलेगा जो कुशल युवा प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होंगे। सरकारी स्कूल से शिक्षण ग्रहण करने वाले छात्रों को लैपटॉप बांटे जाएंगे। राज्य के यानी कि बिहार के 30 लाख से भी अधिक छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। आपके पास योजना का आवेदन करते समय आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध होना जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट केटीवी लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। वहां से जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और केटीवी लाइव का वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर के आप इस वेबसाइट में जाएंगे और आवेदन कर लेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि देश में नोटबंदी के बाद करेंसी के अंदर बदलाव किया गया था। जहां सरकार ने पहली बार 1000 रुपए के नोट बंद करते हुए 2000 रुपए का नोट प्रचलन में लाया था, लेकिन अब धीरे धीरे बाजार से 2000 रुपए के नोट कम हो रहे हैं। जहां 2000 रुपए के नोटों की कमी देखी जा रही है। खास बात यह है कि अब 2000 रुपए के नोट एटीएम से भी नहीं निकलेंगे। जी हां, बिहार के एटीएम में जो कैलिबर लगाए गए थे उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद सरकार ने 2000 रुपए के नोट एटीएम से निकालने के लिए कैलिबर में बदलाव किया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसमें बदलाव किया जा रहा है और नए कैलिबर लगने के बाद केवल छोटे नोट ही एटीएम से बाहर निकलेंगे। 2000 रुपए के नोट अब नहीं निकलेंगे एटीएम से। इस बात की पुष्टि खुद ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने की है। डीएन त्रिवेदी के मुताबिक एटीएम में 2000 रुपए के कैलिबर की जगह अब कई जगह पर 500 रुपए के कैलिबर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 2000 रुपए के नोट को लेकर के एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। इस जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बीते साल मार्च महीने के बाद से बैंकों को 2000 रुपए के नोटों की आपूर्ति बंद कर रखी है। आरबीआई में 2000 रुपए के नोट लिए तो जा रहे हैं, लेकिन नए नोट जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में शायद 2000 रुपए के नोट प्रचलन से बाहर हो जाए, बाजार में चलना बंद कर दे, यानी कि 2000 रुपए के नोट अब चलन से बाहर हो जाएं। जी हां, 2000 रुपए के नोट 2016 में नोटबंदी के बाद प्रचलन में आए थे। इस समय 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। इसके बाद में विशेषज्ञ की कमेटी ने 2000 रुपए के नोट प्रचलन में लाने के फैसले पर कई सवाल उठाए थे। दोस्तों बात करते हैं कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में हिजाब विवाद लेकर आए हैं। ओवैसी ने मंगलवार को संभल में चुनाव प्रचार करते हुए पूछा है कि भाजपा सरकार हमारी बेटियों को हिजाब पहनकर पढ़ाई नहीं करने दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 तलाक कानून के साथ मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं। क्या यही उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पिच है? आपको बता दो कि ओवैसी उस विवाद का जिक्र कर रहे थे जो इस साल जनवरी महीने में कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में शुरू हुआ था, जब 6 लड़कियों को हेड स्कार्फ पहनने पर कैंपस छोड़ने के लिए कहा गया था। जब मंगलवार को विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, यह मामला राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने संसद में 2 बार बात की, लेकिन कर्नाटक की स्थिति का कभी जिक्र नहीं किया। राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि 3 से 25 साल की उम्र की पढ़ाई मुस्लिम लड़कियां कभी स्कूल नहीं गई है। प्रधानमंत्री उन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं जो शिक्षित होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मजाक नहीं है? साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आपको
हमारी महिलाओं से प्यार क्यों है? मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है या मेरी पत्नी क्या पहनती है, ये आपके काम का नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं पहनते हैं तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं कर्नाटक की महिलाओं को सलाम करता हूँ। मैंने ट्वीट किया है कि कैसे एक बुर्का पहने महिला भगवा भीड़ में चली गई और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ये साहस हर मुसलमान में होना चाहिए। ओवैसी ने दावा किया है कि कर्नाटक की घटनाएं संविधान का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि इस बार राजा को वोट न दें, विकास के लिए वोट दें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद नशे के दूसरे विकल्प के रूप में गांजा की मांग बढ़ गई है और बिहार के सीमांचल के जिलों में गांजा की आदत बन गए हैं। यहाँ त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मिजोरम से गांजा मंगाई जा रही है जहाँ और गांजा की खेप राज्य के कई जिलों में भेजी जाती है। यही वजह है कि सीमांचल के चारों जिलों में साल 2021 में एक साल के दौरान 100 क्विंटल से भी अधिक गांजा की खेप पुलिस ने जब्त की है। ये गांजा की खेप वे हैं जो आंकड़े हैं जिसे पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, जबकि इसे कहीं अधिक बड़े पैमाने पर गांजा की खेप लाकर के सीमांचल के जिलों सहित अन्य जिलों में गांजा तस्करों द्वारा खपाई गई है। जब पुलिस की फाइलों में दर्ज आंकड़े के अनुसार पूर्णिया में 33 क्विंटल, कटिहार में 32 क्विंटल, अररिया में 17 क्विंटल और किशनगंज में 18 क्विंटल गांजा एक साल में पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इसके अलावा 3 किलो स्मैक, 49 किलो अफीम और 1.5 किलो ब्राउन शुगर की खेप भी पुलिस ने जब्त की है। सबसे अधिक अफीम की खेप अररिया और किशनगंज में बरामद की गई है, जबकि स्मैक और ब्राउन शुगर अररिया में बरामद किया गया है। साल 2021 में पूर्णिया में 1,24,000 लीटर शराब, कटिहार में 41,000 लीटर शराब, अररिया में 71,000 लीटर शराब और किशनगंज में 1,18,000 लीटर शराब पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि खाने वाले तेल की कीमत 180 से 200 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। ऐसे में इस साल किसानों ने सरसों की बुआई लक्ष्य से अधिक कर डाली है। जहाँ किसानों का कहना है कि सरसों का तेल आसमान छू रहा है। इसे देखते हुए इस साल गेहूं कम करके सरसों की बुआई बढ़ा दी है। इससे बिहार में सरसों की फसल का करीब 1.5 गुना रकबा बढ़ गया है। सरसों का रकबा बढ़ने की मुख्य वजह खाद्य तेलों के दामों में आए उछाल को माना जा रहा है। 80 रुपये से 100 रुपये प्रति लीटर बिकने वाला खाद्य तेल यानी कि सरसों तेल का भाव 200 रुपये प्रति लीटर से अधिक पहुंच गया है। खाद्य तेल की महंगाई और सरसों का भाव 70 से 75 रुपये तक पहुंचने के कारण किसानों ने सरसों फसल का रकबा बढ़ा दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 7 जिलों के जजों पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, अलग अलग जिलों में तैनात 7 न्यायिक पदाधिकारी यानी कि जज का न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों पर रोक लगा दी गई है। यानी कि इन सब जजों का पावर सीज कर दिया गया है। ये सब जज आज से सुनवाई भी नहीं करेंगे, जब पटना हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार के 7 जिलों के जजों को लेकर पटना हाईकोर्ट में महानिबंधक अरुण कुमार की ओर से मंगलवार को लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर में खगड़िया, मधुबनी, कटिहार, बांका, पटना, रोहतास और मुजफ्फरपुर के जिला और सत्र न्यायाधीशों को सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए दे दी गई है। इन 7 जजों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों हुई है, अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में इलाज के बाद पटना लौटने के साथ ही अपने पुराने तेवर में भी लौट आए हैं। जहां उन्होंने मंगलवार को ही सक्रिय राजनीति में लौटने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ कहा गया है कि अभी चुनाव लड़ने की इजाज़त कोर्ट में नहीं मिली है, लेकिन अनुमति मिली तो फिर चुनाव जीतकर संसद जाऊंगा। लालू प्रसाद यादव ने इसी के साथ यूपी चुनाव पर भी भविष्यवाणी कर दी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में हार मिलेगी। राज्य के लोग भाजपा के प्रोपेगेंडा से थक चुके हैं। भाजपा के पास सिर्फ दंगों, धर्म और मंदिर के बारे में बोलने के लिए ही है। उन्होंने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान काफी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनकी बातों से साफ दिख रहा है कि वे डर गए हैं। योगी के बयानों में सिर्फ गाली गलौज करना बचा है। पत्रकारों के साथ बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन के पुराने साथी और फिर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव जीतने के बाद मैं संसद पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी की बातों का जवाब दूंगा, क्योंकि वे कुछ भी बोलते रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया सहित बिहार के सभी जिलों के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार ने यह फैसला किया है कि राज्य की यानी कि बिहार के सभी राशन कार्ड धारकों को अब पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। बिहार कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति भी दे दी गई है। अब सभी राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। आपको बता दूं कि पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल एक ऐसा चावल होता है जिनमें कई तरह के विटामिन
विटामिन होते हैं। इस चावल पर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी का लेप चढ़ा होता है। ये इंसान के सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इस चावल में आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इतना ही नहीं, इसे धोने और फिर पकाने पर माइक्रो न्यूट्रिएंट की पर्याप्त मात्रा चावल में मौजूद रहती है। अब बिहार के सभी राशन कार्ड धारकों को यही चावल दिया जाएगा, जिससे आपकी सेहत अब और भी बेहतर बनेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बहुत से लोग अपनी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते हैं। इन लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC ने एक कन्यादान पॉलिसी लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत आप बेटी की शादी पर 27 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, खबर के अनुसार LIC के इस स्कीम का मकसद बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए माता पिता को बचत का जरिया उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बेटियों के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना ना पड़े। जब बेटी की उम्र 1 साल और माता पिता की न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। जब बेटी 25 साल की हो जाएगी तो फिर आपको 27 लाख रुपए मिलेंगे। इसके लिए आपको हर दिन 121 रुपये 22 साल तक के लिए जमा करना होगा। अगर आप कन्यादान पॉलिसी लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इस पॉलिसी की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर पॉलिसी लेने के बाद किसी कारण से पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो फिर परिवार को बाकी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। वहीं परिवार को 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि मिलेगी और बेटी के 25 साल होने पर 27 लाख रुपए भी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कर्नाटक हिजाब विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में जय श्री राम का नारा लगा रहे लड़कों के सामने अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली लड़की के समर्थन में उतरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। AIMIM चीफ हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बाद जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद मदनी ने समर्थन करते हुए 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की थी। इसके समर्थन में पोस्टर जारी करके लिखा गया है कि अपने संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों के लिए विरोध की तेज हवा के सामने डटकर पूरे हौसलों से मुकाबला करने वाली PS कॉलेज मंड्या की बहादुर छात्रा बीबी मुस्कान खान पुत्री मोहम्मद हुसैन खान को जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद असद मदनी जी की हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जमीयत उलमा हिंद ने इस बहादुर बेटी की हौसला अफजाई के लिए 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में लड़कों का एक समूह हिजाब पहनी लड़कियों से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इन लड़कियों के पक्ष में समर्थन उमड़ पड़ा है। हिजाब पहनने के अधिकार की मांग को लेकर के प्रदर्शन जारी रखने पर जोर देने वाली लड़की ने कहा कि उसे शिक्षकों का समर्थन प्राप्त है और भगवा शॉल ओढ़े उसे रोकने वाले लड़के बाहरी थे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ATM से कैश निकालते समय कटे फटे पुराने डैमेज नोट निकल जाते हैं। जी हाँ, ऐसे नोट ATM के अलावा लेन देन के दौरान भी मिल सकते हैं। ये फटे हुए नोट किसी काम के तो नहीं होते हैं और ना ही इससे आप किसी को भुगतान कर सकते हैं। अगर फटे हुए नोट ATM से निकलते हैं तो फिर हमारे पास इन्हें बदलने का भी विकल्प नहीं होता है, लेकिन इससे परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। RBI हमें अधिकार देता है कि इस कटे फटे नोट को किसी भी बैंक में जाकर के बदल सकते हैं। खास बात यह है कि बैंक नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक के नियमों के मुताबिक अगर कोई बैंक आपके कटे फटे नोट बदलने से इनकार करता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। केंद्रीय बैंक ने ऐसे नोट बदलने के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं। कटे फटे करेंसी नोट देश के किसी भी बैंक में बदलवाए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं। नोट जितनी बुरी स्थिति में होगी उसकी कीमत उतनी ही कम होती जाएगी। अगर आपके पास 5, 10, 20, 50 जैसे कम मूल्य के कटे फटे करेंसी नोट हैं तो इनके कम से कम 50% हिस्सा होना जरूरी है। ऐसा होने पर आपको उस करेंसी नोट का पूरा मूल्य मिलेगा। अगर 50% से कम हिस्सा होने पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नियमों के मुताबिक अगर आपके पास 20 से ज़्यादा कटे फटे हुए नोट हैं और उनका कुल मूल्य 5000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर बदलवाने पर ट्रांजैक्शन शुल्क का भुगतान करना होगा। नोट बदलवाने के लिए जाने से पहले देख लें कि उसमें गांधी जी का वाटरमार्क है या नहीं। जब गवर्नर के साइन और सीरियल नंबर जैसे सिक्योरिटी सिंबल दिखने चाहिए। अगर आपके पास मौजूद फटे नोट में ये सभी सिंबल हैं तो फिर बैंक को करेंसी नोट बदलना ही होगा। RBI ने बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बटे करेंसी नोट को बदलवाने के लिए भी
नियम बनाए हैं। इसको बदल करके नए नोट मिलने की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, जहाँ कुछ समय लग सकता है। इसके लिए आपको आरबीआई की ब्रांच में पोस्ट के जरिए ये नोट भेजने होंगे। इसमें आपको अपने अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, नोट की कीमत की जानकारी देनी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऊपर वाला का करिश्मा बहुत ही अनोखा होता है। जी हाँ, कभी कभार कुछ ऐसी खबर सामने आ जाती है जिस पर हमें आसानी से विश्वास नहीं हो पाता है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसे जानकर के आपको हैरानी हो जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये चौंकाने वाली घटना तुर्की के एक किसान के बकरी की है। आपको बता दूं कि ये घटना कुछ दिन पहले की है, जो अब पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बकरी के इस अनोखे बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान के यहाँ की पालतू बकरी ने ऐसा बच्चा को जन्म दिया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग तो डर के मारे वहां से भागने भी लगे, क्योंकि इसकी शक्ल आम बकरी के बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। बकरी के इस बच्चे के सिर पर आंखें दिखाई दे रहे हैं। ये बकरी एकदम स्वस्थ है और अच्छी है। जानकारी के मुताबिक बकरी के मालिक का नाम अहमद करताल है। उन्होंने बताया है कि जैसे ही बकरी ने बच्चे को जन्म दिया तो हर कोई ऐसा नज़ारा देखकर दंग रह गया। आपको बता दें कि उसकी दोनों आंखें उसके माथे पर लगी हुई है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल कैबिनेट की बैठक हुई। जी नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 4 एजेंडे पर मोहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार ने बिहार मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारियों और फिर अन्य कर्मियों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। इसके लिए कुल 32 पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। सरकार ने पटना में निर्माणाधीन योग केंद्र में मुंगेर योग स्कूल की तरफ से तय किए गए पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए भी मंजूरी दे दी है। अब पटना के शास्त्री नगर में स्थित योग केंद्र में बिहार स्कूल ऑफ योग, गंगा दर्शन, फोर्ट मुंगेर और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की तरफ से निःशुल्क योग केंद्र और योग पाठ्यक्रम का संचालन हो पाएगा। इसके अलावा सरकार ने बिहार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को सामान्य चावल की जगह पोषण युक्त चावल देने का फैसला किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। जो कोविड-19 की वजह से उनकी समाज सुधार यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा एक पत्र जारी करके उनके कार्यक्रम की तिथि भी अब तय हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत 22 फरवरी को भागलपुर, 23 फरवरी को जमुई और 26 फरवरी को बेगूसराय में जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। इस समाज सुधार अभियान के तहत इस बार किसी भी तरह की कोई भी समीक्षा बैठक नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों के साथ साथ कर्मचारियों को भी संबोधित करेंगे। जनता दरबार के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि भागलपुर और बांका की जीविका दीदियों को भागलपुर में जनसभा करके संबोधित करेंगे। वहीं जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर जिले की जीविका दीदियों को जमुई में जनसभा में संबोधित करेंगे। तो वहीं बेगूसराय और खगड़िया के जीविका दीदियों को बेगूसराय के जनसभा में संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश है कि बिहार में समाज सुधार को लेकर के तमाम सामाजिक संगठन और जीविका दीदी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। समाज में व्याप्त सामाजिक बुराई जैसे नशा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को दूर करने को लेकर के महिला को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये कोशिश है कि जब महिला शिक्षित होगी तो तमाम समाज के परिवार के लोगों को शिक्षित करने का काम करेगी। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला को ध्यान रखकर ही किसी तरह का कार्यक्रम चलाया जाए ताकि महिलाएं जागरूक होकर के अपने परिवार और समाज को जागरूक कर सके। दोस्तों बात करते हैं कि मिथिला के केंद्र दरभंगा में बिहार का पहला तैरता बिजली घर तैयार है। वहीं सुपौल में दूसरे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के मार्च तक बनने की जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दरभंगा में बिहार का पहला तैरता बिजली घर बनकर तैयार है। दूसरा पावर प्लांट सुपौल में मार्च तक बनेगा। वहीं अपने एक अन्य ट्वीट में संजय कुमार झा ने लिखा है कि सुखद एहसास कराती ये तस्वीरें बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए नीतीश कुमार के प्रयासों की राह में मील के पत्थर की तरह है। मंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि सीएम नीतीश कुमार ने दिसंबर 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान तालाबों के जल के बेहतर उपयोग के लिए नीचे मछली ऊपर बिजली की योजना बनाने का निर्देश दिया गया था। ये बिहार की पहली ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जिनमें सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ मछली पालन भी होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा में मंगलवार को फिर 35 नकलची पकड़े गए हैं। ऐसे में सभी परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित किए गए हैं। इसके साथ ही दूसरे के बदले परीक्षा देते 6 मुन्ना भाई भी गिरफ्तार हुए हैं। जब भागलपुर एवं सुपौल में 2-2 मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई है जो दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। जहानाबाद एवं नालंदा में भी दूसरे के बदले परीक्षा देते एक मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मिली रिपोर्ट के अनुसार नकल में जुर्म में सर्वाधिक 12 परीक्षार्थी वैशाली में परीक्षा से निष्कासित किए गए हैं। सारण में 6 नकलचियों को परीक्षा से निष्कासित किया गया है। मधेपुरा, खगड़िया और रोहतास से 3-3 परीक्षार्थी नकल के जुर्म में परीक्षा से निष्कासित हुए हैं। नालंदा, जमुई एवं बेगूसराय में 2-2 परीक्षार्थियों को नकल के जुर्म में परीक्षा से निष्कासित की सजा मिली है। भोजपुर एवं भागलपुर में 1-1 परीक्षार्थी के निष्कासन की खबर है। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात के बनासकांठा के मोटा गांव में एक दलित दूल्हे के घोड़ी पर चढ़ने और बारातियों को पगड़ी बांधने को लेकर विवाद हो गया। जब बारात निकली तो फिर गांव के लोगों ने पथराव कर दिया। इस मामले में शिकायत के बाद फोर्स तैनात करके सरपंच सहित 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सभी आरोपियों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार गुजरात के बनासकांठा के पालनपुर तालुका के मोटा गाँव में एक दलित की शादी थी, जहाँ गाँव के उच्च जाति के लोगों का कहना था कि दूल्हे घोड़े पर नहीं बैठेगा क्योंकि वह दलित है, या साफा में भी नहीं बैठेगा क्योंकि वह दलित है। शादी समारोह में बाधा ना हो इसलिए दलित परिवार ने घोड़े पर दलित दूल्हे की शादी कैंसिल करके सिर्फ साफा पहन करके बारात निकाली। गांव के लोगों ने जब साफा देखा तो भी उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और बर्दाश्त नहीं हुई। लोगों ने दलित दूल्हे और बारातियों पर पथराव कर दिया। इसमें एक युवक घायल हो गया। आपको बता दो कि पीड़ित दूल्हे के भाई सुरेश शेखालिया सेना में सैनिक है। उन्हें भनक मिली थी कि शादी में बाधाएं आ सकती है, इसीलिए सूरज शेखालिया ने 2 दिन पहले ही पुलिस सुरक्षा मांगी थी, लेकिन पुलिस सुरक्षा के बीच अराजक तत्वों ने जमकर पथराव किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू ने मंगलवार को सहयोगी भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि वे उन बड़बोली नेताओं पर लगाम कसे जिनके अहंकार की वजह से उन्हें महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी पुराने साथी को अलग होने पर विवश किया। पार्टी सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान के उस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है जिसमें कहा गया है कि सत्ता के लिए जदयू नेता नीतीश कुमार वास्तव में दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। जदयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि क्या छेदी पासवान महबूबा मुफ्ती को याद करेंगे जिनकी उनकी पार्टी कड़ी खिलाफत करती थी, लेकिन सत्ता के लालसा ने उन्हें जम्मू कश्मीर में उनके साथ सत्ता साझा करने के लिए प्रेरित किया। पीडीपी भाजपा गठबंधन ने धारा 370 को निरस्त करने से पहले जम्मू और कश्मीर में आखिरी सरकार बनाई थी, जिसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि हर हाल में इस अभियान को समय से पूरा करना है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आम उपभोक्ताओं में अभी भी दुविधा की स्थिति है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से कटने वाली राशि और बाकी चीज़ों को लेकर के उपभोक्ता परेशान हैं। उनके पास शिकायतों की लंबी फहरिस्त, शिकायतों की भरमार होने के बावजूद भी बिजली कंपनी की तरफ से दिया गया शिकायत वाला टोल फ्री नंबर काम नहीं करता है। ऐसे में एक तरफ जहां उपभोक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की वजह से उनका बिजली बिल बढ़ा है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ बिजली कंपनी लगातार मुनाफे में आ रही है। जी हां, खबर यह है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर नए बिजली कंपनियों का राजस्व संग्रह बढ़ा दिया है। जनवरी महीने में ही इसके अंदर बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। इसकी बड़ी वजह स्मार्ट प्रीपेड मीटर को माना जा रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद कंपनी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या बकाये की वसूली राशि थी वह खत्म हो गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में जनवरी महीने तक की बिजली कंपनी के राजस्व में लगभग 30% तक का इजाफा हो चुका है। आगे यह मुनाफा और ज्यादा बढ़ेगा। ये हाल तब है जब कोरोना के कारण उद्योग धंधों पर ताला लटका हुआ है और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली की खपत पहले के मुकाबले कम है। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ जहां समाज आज भी बेटियों को बेटे के मुकाबले कम आंकता है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों ने भी बेरियों को तोड़कर आगे बढ़ना सीख लिया है। अब वो हर क्षेत्र में अपने नाम का झंडा बुलंद कर रही है। ऐसे ही एक बिहार की बेटी है जिसने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने नाम का डंका बजाया है।
जब बिहार के फुलवारी शरीफ के ईश्वरपुर की रहने वाली अंजलि यादव को अमेरिका में सम्मानित किया जाएगा। जहां अंजलि प्रोस्टेट कैंसर में ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुनी गई है। इस खबर को सुनने के बाद परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जहां अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के साल 2022 के प्रतिष्ठित ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुने जाने के बाद अंजलि के ससुराल वाले भी काफी खुश हैं। पूरे ईश्वरपुर के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अंजलि यादव के ससुर सत्येंद्र प्रसाद बताते हैं कि बहू की इस उपलब्धि पर हम बिहार वासियों को गर्व है। दोस्तों, बात करते हैं कि कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जब पुलिस अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शिवमोगा जिले में कर्फ्यू के आदेश के बावजूद भी NSUI के सदस्य बुधवार सुबह फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज और फिर PG रिसर्च सेंटर में दाखिल हुए। उन्होंने भगवा झंडा उतारा और फिर बुधवार सुबह तिरंगा फहराया। पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया। दोस्तों, बात करते हैं कि कानून व्यवस्था सुधारने का दावा कर रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर के मामले में जोरदार तेजी आई है। जब पिछले 5 सालों में देश भर में एनकाउंटर में 655 लोग मारे गए। जब देश में एनकाउंटर में मारे गए सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या छत्तीसगढ़ में रही। यहाँ पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा 191 मौतें पुलिस एनकाउंटर में हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल में 117 लोगों का एनकाउंटर हुआ। जहां एनकाउंटर के मामले में बिहार अपने पड़ोसी राज्यों से काफी पीछे रहा। बिहार में 1 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2022 के बीच 22 एनकाउंटर हुए। बिहार की तुलना में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम और छत्तीसगढ़ एनकाउंटर के मामले में शीर्ष पर है। बिहार से ज्यादा एनकाउंटर ओडिशा में हुआ है। यहाँ पिछले 5 साल में 36 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में ऐसे 35 मामले दर्ज हुए हैं। जब महाराष्ट्र में इस अवधि के दौरान कुल 26 लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जबकि बिहार में इनकी संख्या 22 रही। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। कई राज्यों में कमी आने के बाद स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया है। बिहार में स्कूल खुल गए हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने मंगलवार को कक्षा 1 से 9 तक स्कूल 10 फरवरी से खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेगी। जहां इससे पहले दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों ने स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहती है। जहां कंगना रनौत अपनी विचारधारा को लेकर के बहुत मुखर हैं। वह न सिर्फ बॉलीवुड के लोगों को बल्कि राजनेताओं को भी निशाने पर लेती है। वह हमेशा किसी न किसी विवाद में फंस जाती है। लेकिन अब अभिनेत्री को यानी कि कंगना रनौत को बीजेपी के ही नेता और अभिनेता ने मर्यादा की पाठ पढ़ा दी है। जब बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कंगना रनौत को एक जरूरी सलाह दी है। उन्होंने कंगना रनौत के लिए कहा कि वे किसी की आलोचना करते समय मर्यादा ना खोएं। मनोज तिवारी ने एक टॉक शो के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा है कि मुझे लगता है कि आपको अपनी राय इतने उग्र अंदाज में नहीं रखनी चाहिए कि वह सीधे किसी को हिट कर दे। एक कलाकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कंगना रनौत की कुछ बातों पर सहमति भी जताई है। आगे उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जब कंगना रनौत ने एक्टर के लिए यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए बात की तो वे एकदम सही थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के प्रति उनका व्यवहार बहुत सख्त था और वहां कंगना सही नहीं थी। भोजपुरी सिंगर और एक्टर राजनेता मनोज तिवारी ने कंगना रनौत को एक सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि आपको अपने विचार रखना चाहिए, लेकिन किसी का अपमान करना हमारे देश की संस्कृति नहीं है। मुख्यमंत्री पद संभालने वाले सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। लोग हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसी बातें कहते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि देश के बड़े पदों पर बैठे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। हर तरह से आलोचना कीजिए, लेकिन सम्मान के साथ। मर्यादित भाषा होनी चाहिए और कंगना कभी कभी मर्यादा खो देती है। दोस्तों, बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव आज 10 फरवरी को पटना में आयोजित आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। इसी दौरान एक न्यूज चैनल से खास बातचीत की है। तेजस्वी के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश चुनाव और वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय दी। उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे फिर से सक्रिय राजनीति में आने के इच्छुक हैं। मौजूदा संसद सत्र को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पहले संसद भवन में सवाल जवाब होता था, हम भी सवाल पूछते थे और जवाब भी देते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन हम कानून बंदी से खत्म होने के बाद जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। उसके बाद संसद में सवाल जवाब करेंगे।
दोस्तों अब बात करते हैं कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर के विवाद जारी है। जहां नई यूनिफॉर्म पॉलिसी का विरोध मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, वहीं बहुत सी राजनीतिक पार्टियां और संगठन सरकार के इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। जहां हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की हिजाब में जाती है, जिसे कुछ लोगों ने घेर कर जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया है। जहां इस पर लड़की ने भी अल्लाह अकबर कहकर जवाब दिया। तब से सोशल मीडिया पर इस लड़की की खूब चर्चा हो रही है। वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि लड़की का नाम मुस्कान है। जहां घटना के बाद एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि वे असाइनमेंट जमा करने कॉलेज गई थी। जहां इस पर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि जब तक वे बुर्का नहीं हटाएगी वे उन्हें जाने नहीं देंगी। ऐसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया और आगे बढ़ गई, जिसके बाद लड़कों की भीड़ ने उन्हें घेर कर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। मुस्कान के मुताबिक भीड़ में से कुछ लड़के तो कॉलेज के ही थे, जबकि कुछ बाहर के आए थे। हालांकि कॉलेज के स्टाफ ने उनका काफी सपोर्ट किया। जब भीड़ नारे लगा रही थी तो उन्होंने अल्लाह अकबर कहकर जवाब दिया। हालांकि बाद में प्रिंसिपल ने सभी को समझाने की कोशिश की। मुस्कान के मुताबिक भीड़ के लोग कह रहे थे कि जब तक मैं हिजाब नहीं हटाऊंगी वे भगवा गमछा नहीं हटाएंगे। हालांकि मुस्कान नहीं चाहती है कि उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हो, बस वे चाहती है कि जब वे हिजाब पहनकर आए तो उनके साथ दोबारा ऐसा ना हो। दरअसल कर्नाटक में नई यूनिफॉर्म पॉलिसी लागू हुई है, जिसके तहत उडुपी जिले में 6 छात्रों को क्लास में बैठने से रोका गया क्योंकि वे हिजाब पहनकर आई थी। इसके बाद से हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इसको लेकर के एक याचिका दायर की गई थी। अब मुस्कान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यह कई पाकिस्तानी संगठनों ने उन्हें इस्लाम की शेरनी कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बैंक कर्मचारी 23 और 24 फरवरी को एक बार फिर से हड़ताल करने वाले हैं। बैंक कर्मचारी सरकार की श्रमिक और जन विरोधी का कारण बता करके स्ट्राइक कर रहे हैं। हड़ताल के लिए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और अन्य संगठनों ने मिलकर के 23 और 24 फरवरी को बैंक हड़ताल करने की घोषणा की है। इस हड़ताल में देश भर के सभी बैंकों के कर्मचारी शामिल होंगे। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की केंद्रीय कमेटी ने इस हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जारी शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जब बिहार में प्रारंभिक स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद पर जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, उनकी पात्रता की जांच करके हर हाल में 11 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष को निर्देश दिया है। जब पात्रता की जाँच के बाद विभाग 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दे देगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी सरकारी विभागों को पेपरलेस बनाने का काम तेज कर दिया गया है। फिलहाल बिहार के 10 विभागों और 23 निगमों में ई ऑफिस सिस्टम लागू हो गया है। अब जल्द ही 18 दूसरे विभागों में भी ये व्यवस्था लागू करने की तैयारी है, जिसके बाद इन विभागों को अलमारियों को फाइलों में से मुक्ति मिलेगी। जिन 10 विभागों में यह प्रणाली लागू हो गई है उनमें IT, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, समाज कल्याण, कला संस्कृति एवं युवा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, वित्त विभाग समेत अन्य शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बिहार पुलिस के 21 सिपाहियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों पर कई तरह के आरोप हैं। खबर के अनुसार पटना में 5 पुलिसकर्मियों को शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने को लेकर के बर्खास्त किया गया है। वहीं 3 पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार, 2 पुलिसकर्मियों को विभिन्न कांडों में अभियुक्त तथा 11 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें कि पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मियों पर बड़े स्तर की कार्रवाई की है। SSP ने ऑपरेशन क्लीन के तहत 21 पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है। इससे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब जमाबंदी सहित सभी राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी तैयार की जा रही है। लोगों को अब जमीन के दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी दी जाएगी। खबर के अनुसार 1 मार्च से बिहार के सभी अंचलों में जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर की हुई कॉपी मिलेगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। इस प्रक्रिया को शुरू करने से तमाम तरह की असुविधाएं और तकनीकी खामियां बेहद कम हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार कृषि विभाग में 231 पदों पर जल्द ही बहाली की जाएगी। इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। इसकी जानकारी बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दी है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 231 पदों पर नियुक्ति के लिए सफल घोषित उम्मीदवारों की अनुशंसा कृषि विभाग को भेज दी गई है। बहुत जल्द इन उम्मीदवारों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं चारित्रिक जाँच की जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अपने बेटे की डिजिटल शादी का निमंत्रण पत्र जारी किया है। यह शादी नोएडा में 19 फरवरी 2022 को होने जा रही है। यह सुशील कुमार मोदी अपने छोटे बेटे अक्षय की शादी नोएडा में करने का ऐलान किया है। इस शादी में बिहार के लोग भी शामिल हो, इसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका भी ढूंढ निकाला है। सुशील कुमार मोदी सबको इस शादी का निमंत्रण डिजिटल कार्ड भेजकर दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून की हो रही आलोचनाओं के बावजूद भी पीछे हटने के मोड में नहीं है। इस बीच सरकार शराबबंदी के दौरान शराब छोड़ने वालों का आकलन कराने की तैयारी में है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। शराबबंदी को लेकर के प्रतिबद्ध सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस कानून को सख्ती से लागू करने की हिदायत दी है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रदेश में यानी कि बिहार में शराबबंदी के काम में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर के एक आयोजित की गई एक बैठक में कहा है कि पहले कराए गए आकलन से पता चलता था कि 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने शराबबंदी के बाद शराब का सेवन करना छोड़ दिया है। फिर से इसका आकलन कराएं कि अब इसकी संख्या कितनी बड़ी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।